नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको बताया कि किरण सिंह देव जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इस बार भी कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी, बीजेपी के प्रदेश जो संगठन है उसकी। और अब इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं कि क्या कौन कौन से वो चेहरे थे जो इस रेस में थे, जो इस रेस में जीत दर्ज नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, ये बड़ा सवाल है। दूसरा यह कि किरण सिंह देव पर दोबारा अगर भरोसा जताया है आला कमान ने, तो इसके पीछे वजह क्या है? सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल इसकी वजह है, संगठन में अच्छी पकड़ उनकी ये वजह है, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई दिग्गज नेता इस उम्मीद में थे कि इस बार शायद उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी मिल जाएगी, पर किरण सिंह देव बाजी मार ले गए हैं। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। अब किरण सिंह देव साहब को जब दोबारा बनाए जाने की खबर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने दर्शकों को दी, तो यह खबर कांग्रेस तक भी पहुंची और कांग्रेस ने बताया कि ये आंतरिक लोकतंत्र की बात करने वाली बीजेपी की सच्चाई है कि ना कोई यहां चुनाव होता है, ना कुछ होता है, और खुद ही तय कर लेते हैं, और तमाम चीजें जो हैं वो इस तरह से चलती हैं और रिपीट कर दिए जाते हैं चेहरे। चुनाव के नाम पर केवल दिखावा किया जाता है। क्या कह रहे हैं सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ नेता, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, जहां पे चुनाव के नाम पे सिर्फ नौटंकी की जाती है। अकेले उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है। बड़े बड़े लोगों ने नामांकन का फॉर्म खरीदा था या भरने की चर्चा थी, लेकिन किसी को भी नामांकन नहीं भरने दिया। अकेले किरण सिंह देव की पर्ची ऊपर से आई, उनका नामांकन। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक है। यह पार्टी फांसीवादी चरित्र की है। इसमें वही होता है जो शीर्ष में बैठे हुए दो लोग चाहते हैं, बाकी इस पार्टी में किसी का कोई वजूद नहीं है। और आइए अब देखते हैं कि हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल आपके सामने। छत्तीसगढ़ में किरण सिंह देव फिर बीजेपी के अध्यक्ष बने, नई टीम के साथ क्या पुराने रिजल्ट मिलेंगे? ये बड़ा सवाल है। सत्ता और संगठन में तालमेल का मिला इनाम, क्यों सौंपी गई दूसरी बार कमान? कांग्रेस बोली आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर धोखा, नए लोगों को पार्टी नहीं देती मौका। किरण सिंह देव फिर बने छत्तीसगढ़ बीजेपी के कप्तान, क्यों पीछे छूट गए बाकी नाम? ये सबसे बड़ा सवाल है कि किरण सिंह देव ने वाकई में क्या ऐसा काम कर दिया था कि लग रहा था कि नहीं, बड़ी लकीर खींच दी है, और बीजेपी के जो पूर्व नेता हैं, चाहे वो संगठन से जुड़े रहे हों, सत्ता से जुड़े रहे हों, वो कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए एक एक कर आपका तारुफ करा रहा हूं। बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्रवीण साहू जी आपके पास आ जाता हूं। प्रवीण साहू जी, जानना चाहता हूं, किरण सिंह देव साहब जो हैं, एक बार फिर से देखिए उन्हें कमान मिलने जा रही है। अब कहा जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आपने तो नामांकन एक ही आदमी से भरने दिया और फिर आप आंतरिक लोकतंत्र की भी बात करते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र है तो मत दबाव बनाइए, जो लड़ना चाहता है लड़ने दीजिए, और जो आपके पदाधिकारी हैं वो वोट कर दें। पर वो कह रहे हैं कि पर्ची आई और किरण सिंह देव जी का नाम फाइनल हो गया। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शक, आदरणीय अजय जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी पद्धति है वो पारदर्शी व्यवस्था है। चाहे हम बूथ के स्तर की हम बात करें, शक्ति केंद्र की हम बात करें, जिले की हम बात करें, या वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की हम बात करें, हमारी पूरी व्यवस्था पारदर्शी व्यवस्था है। और निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर सबकी सहभागिता होती है और सर्वसम्मति से जो भी निर्णय हम ले लेते हैं। तो देखिए, आप अगर जो आज के विषय पर जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, आप देखेंगे कि किसी ने किसी को मना नहीं किया है। भाई, जिसको लगता है कि वो इसके उपयुक्त है, योग्य है, वो दावेदारी किए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर किरण देव जी, जिनके नेतृत्व में हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में देखिए अगर हम कहें तो 60 लाख से अधिक इस हमारे अवधि में सदस्य बने हैं दोबारा जो है, और उनके नेतृत्व बहुत सारे चुनाव हम जीते हैं। तो निश्चित रूप से उनको लगा है और उनके नेतृत्व में हम जो चुनाव जीते हैं उसके अपेक्षा अनुरूप कार्य किए, इसलिए उन्होंने दोबारा नामांकन दाखिल किया।
और इससे निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगा रही है, सबसे पहले भीतर खाने तो देख लीजिए। आज अगर हम कहें तो हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के मन में हर्ष है कि भाई हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होने वाला है। कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, किरण जी ने दोबारा नामांकन किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में देखिए, जैसे ही कोई भी चुनाव का वातावरण आता है, चाहे वो आंतरिक हो या कोई भी चुनाव, केवल और केवल रस्साकसी होती है, आपसी अगर कहें तो द्वंद्व होता है। आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है, इनके कार्यालय के शीशे टूटते हैं, इनके कार्यालय के गमले टूटते हैं, क्योंकि इनको मालूम है, देखिए जब तक यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी इनको पद नहीं मिलेगा। भाई अगर आप कहें 1 साल के प्रदेश के मैं कार्यकाल की हम बात करें तो प्रदेश में जहां जहां भी लूट या अत्याचार हुआ, प्रत्येक जगह कांग्रेसी व्यक्ति हो, चाहे वो अगर बलरामपुर की हम बात करें, सूरजपुर की बात करें, या अगर मैं धर्म क्षेत्र की हम बात करें, दामाखेड़ा तक में जो है कांग्रेसी सरपंच है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेसी व्यक्ति ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी प्रवृत्ति अपराध करने वाली होती है। तो इसलिए कांग्रेसी जो व्यक्ति केवल उसी गतिविधि में सम्मिलित पाए जाते हैं। हमारे मैंने जो बताया ना कि निचले इकाई से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से होता है, चुनाव लड़ सकते थे, कोई भी बन सकता के था, माध्यम से होता है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के किसी पदाधिकारी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया, सिर्फ किरण सिंह देव जी ने नामांकन दाखिल किया। किसी को लगा नहीं कि वो इस पद के काबिल है। तो मैंने स्पष्ट कर दिया ना कि देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय किरण देव जी के नेतृत्व में संगठन बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखिए, सामान्य तौर पर कार्यकाल 3 साल 5 साल का रहता है, उनका कार्यकाल अभी लगभग एक वर्ष ही हुआ है। चुनाव के बाद उनको अध्यक्ष का दायित्व मिला था और उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो काम हुआ है। तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल उनको लगता है कि अगर आगे बढ़ाना चाहिए तो निश्चित रूप से उन्होंने नामांकन किया है और कार्यकर्ताओं के मन में हर्ष का माहौल है। मैंने पहले भी कहा ना कि किसी ने उसको मना तो नहीं किया। देखिए, इनकी तरह क्या होता है, देखिए। हाँ जी सर, ठीक है प्रवीण जी। मैं आ जाता हूं अजय गंगवानी जी। देखिए, वो कह रहे हैं कि एक तो बहुत लॉजिकल आंसर है उनका कि 1 ही साल हुआ था और अच्छा काम कर रहे थे, तो कोई रीजन नहीं कि उनको चेंज किया जाए। एक तो ये रीजन है, पर साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि किसी को मना नहीं किया था। और कांग्रेस कह रही है कि ये तो पर्ची आती है, सिर्फ वही कर सकता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आंतरिक लोकतंत्र तो बातें होती हैं, जो सुशील आनंद जी कह रहे हैं, ये केवल वही है जो ऊपर से पैगाम आएगा और वही लागू हो जाएगा। अभिलाष जी, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी कभी आंतरिक लोकतंत्र का दावा करती है, कभी पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, कभी कैडर बेस्ड पार्टी की बात करती है। महत्वपूर्ण बात अभिलाष जी, अगर कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक था तो क्या किसी को नामांकन भरने दिया गया? ये तो बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में हम दो और हमारे दो का अधिनायकवाद हावी है। लिफाफे में एक वहां से दिल्ली से नाम आ जाता है, भैया इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। आज ये लगातार देखिए, दावेदार तो बहुत थे। आज धर्मलाल कौशिक जी हों, नारायण चंदेल जी हों या शिवरतन शर्मा जी हों, और लोगों का नाम चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है कि माननीय विष्णुदेव साय जी अपने साथ जाके एक इकलौते व्यक्ति किरण सिंह देव जी का नामांकन भरते हैं। मतलब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था कि भैया किरण सिंह देव जी को बनाना है। एक महत्वपूर्ण बात आपने मेरे मित्र से प्रश्न पूछा कि 1 साल में ऐसा क्या काम करके दिखा दिया कि आप उसके कार्यकाल को रिपीट कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह विलास जी कि न केवल इनके, एक आज भी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन इनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को उनके पद से हटा दिया जाता है। आज इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को चलती बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हटा दिया जाता है। ये इनका चरित्र है। आज आंतरिक लोकतंत्र का दावा करते हैं। अभी जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा, क्या किसी से पूछताछ की गई? क्या को वोटिंग की गई? क्या किसी से विचार विमर्श किया गया? सिर्फ दिल्ली के एसी चैम्बर में माननीय मोदी जी और अमित शाह मिलकर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। ये जो रिमोट कंट्रोल की सरकार है, जो कठपुतली की सरकार है, ये दिख रहा है कि कोई नामांकन भरने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि आज 1 साल हो गया शायद सरकार को, आप अपने मंत्रिमंडल के विस्तार करने में असफल हो जा रहे हैं। आज आपको निगम मंडल के अध्यक्ष पद की नियुक्ति है, 1 अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। अभिलाष जी, किसी एक व्यक्ति को निगम मंडल का अध्यक्ष बनाएंगे, बाकी लोग वहां पे विस्फोट करेंगे। तो ये जो आंतरिक गुटबाजी है, जो अंतर्कलह, इसका नतीजा है। आज लगातार जो चर्चा हो रही थी कि किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को शायद प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, कुछ उम्मीदवार भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश और षड्यंत्र किया गया, एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष में किसी ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं किया गया। तो इनका जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, उसमें भी इनकी सोच प्रक्रिया दिख रही है कि आज किसी ओबीसी वर्ग को मौका नहीं देना चाहते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो मंडल चुनाव हो रहे थे, माना मंडल चुनाव में फुंडर के सामुदायिक भवन में इनके कार्यकर्ता कुर्सी टेबल तोड़ देते हैं, गाल पर थप्पड़ बरसाते हैं। रायपुर के जो विधायक है, उनकी गाड़ी का घेराव कर दिया जाता है। जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा में इन्हीं के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यालय में ताला जड़ देते हैं।
आज गरियाबंद में मंडल अध्यक्ष के नाम पे विवाद हो रहा है। आज फिंगेश्वर में एक वरिष्ठ नेता की बहू को जबरदस्ती वहां अध्यक्ष बना दिया गया, जिसका कार्यकर्ता विरोध करते रहे। तो ये सारे उदाहरण दिख रहे हैं कि जो आंतरिक लोकतंत्र का दावा इलाजी किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड और ढोंग है। आज दिल्ली के इसी जमा हो रहा लिफाफा तंत्र जारी है। छोटे से मंडल अध्यक्ष पे कार्यकर्ता की जो अनदेखी की जा रही है, तो प्रदेश अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पे क्या किसी ओबीसी वर्ग को मौका देने का प्रयास इनको नहीं किया जाना चाहिए था? तो ये सारे नहीं, अजय जी, ये तो देखिए पार्टी का अंदरूनी मामला है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाएंगे। अब ओबीसी बना देंगे तो आप कहेंगे आदिवासी क्यों नहीं बनाया, आदिवासी, मतलब ये तो खैर ये देखिए अंदरूनी चीजें हैं। लेकिन हाँ, मैं इस सवाल के साथ राम अवतार तिवारी जी के पास, देखिए मैं अभिलाष जी 10 सेकंड दीजिए, मैं एक जरूरी बात कहना चाह रहा हूं। जी बोलिए बोलिए। 10 सेकंड में ले रहा हूं आपसे। देखिए महत्वपूर्ण बात यह कि ये किसको बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, 9000 डेलीगेट्स वोट करते हैं। एक व्यक्ति ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पे पहुंचता है। यहां जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा, क्या किसी का चुनाव हुआ? आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दावे करते रहे कि भैया मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बन रहे हैं, जो वोटिंग करेंगे, जिनका इनका नामांकन आएगा, फाइनल जिसके समर्थन में वोट होंगे वो जाके आज प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। मेरे मित्र प्रवीण साहू जी बता दें, क्या कोई चुनाव प्रक्रिया हुई? क्या इनके किरण सिंह के अलावा किसी ने नामांकन दाखिल किया? तो ये तो आंतरिक लोकतंत्र दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, मैं आ जाता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। राम अवतार तिवारी जी, देखिए किरण सिंह देव जो हैं वो अभी चूंकि बहुत कम समय उनको हुआ था, और एक ये तो सही बात है कि इतने कम समय में प्रदेश अध्यक्ष को बदल देते तो फिर पूरी व्यवस्थाएं नई सिरे से बनती। तो क्या आपको लगता है ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या बेहतर तालमेल, एक जो बड़ी बात कही जा रही है कि सत्ता के साथ संगठन का तालमेल अच्छा चल रहा है, ये एक बड़ा रीजन है कि इसलिए उन्हें रिपीट किया जा रहा है? सत्ता और संगठन के बीच संतुलन स्थापित करने, क्षेत्रीय जो समन्वय है, समीकरण है, उसका ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया है। जी, एक तरफ सरगुजा से सीएम है, तो बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अलग अलग इलाकों से संतुलन स्थापित करने किया गया है। दूसरा, उनका कार्यकाल अभी 1 साल ही हुआ था, तो एक बड़े कार्यकाल उनको फिर से दिया जा रहा है। किरण देव एक समन्वयवादी है, इसलिए सत्ता और संगठन में संघर्ष ना हो इसलिए दिया गया है। पहली ये चर्चा थी कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा तो उन्हें बस्तर से मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री पद बस्तर में एक खाली है, तो उसको देखते हुए अभी मंत्रिमंडल तो फेरबदल नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के बाद होगा, ये माना जा रहा है। अभी संगठन चुनाव की प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये बात अलग है भाजपा में कि पहले संगठन के ब्लॉक स्तर का चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव यही कर लिया जाता था। यही के नेता समन्वय के साथ कर लेते थे, मिल बैठ के कर लेते थे। परंतु अब पार्टी बड़ी हो गई है, महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो गया है, सत्ता में आने के बाद पार्टी का प्रभाव बढ़ा है, तो ऐसे में दावेदार तो बहुत थे, परंतु किरण देव को फिर से चुना गया। उसका कारण है कि किरण देव के समन्वयवादी चेहरा है, सत्ता के साथ, कार्यकर्ता के साथ उस समन्वय बनाकर पार्टी को आगामी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में सफलता दिला सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत कोई मांग, कोई व्यक्तिगत गुट चलाना, ये प्रवृत्ति नहीं है। भाजपा संगठन के साथ मिलकर चल रहे हैं, सत्ता के साथ चल रहे हैं। भाजपा के बाकी नेताओं को किरण देव पर असहमति नहीं है, आपत्ति नहीं है। ठीक, तो एक सबका मिला जुला चेहरा है, ठीक, इसलिए बनाने की कोशिश हुई है, ऐसा लगता है। ठीक है, मैं वापस आता हूं। प्रवीण जी, देखिए एक और बड़ा रीजन ये है कि चूंकि निकाय चुनाव सिर पर हैं,
और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष को बदलना मतलब कि पूरी की पूरी कहते हैं ना कि फाइनल मैच से पहले टीम के कप्तान को बदल लेना, जो जानता है कि मेरा कौन सा प्लेयर कहां पर अच्छी मजबूती से काम कर सकता है। तो रणनीतिक लिहाज से भी ये बहुत दिक्कत भरा फैसला हो जाता। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे दावेदार तो थे, बहुत सारे लोग थे जो लग रहा था कि शायद वो तैयारी करके बैठे हुए हैं, उनको आपने निराश कर दिया थोड़ा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि देखिए हमने किसी की दावेदारी पर अंकुश नहीं लगाया। भाजपा समर्पण की पार्टी है और हम देखिए आप समर्थन से चलने वाली पार्टी है। देखिए आदरणीय खड़गे जी का यह नाम ले रहे थे। कल की ही मैं घटना का जिक्र करता हूं कांग्रेस पार्टी का, कि जब राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है सोनिया गांधी जी के नीचे आता है। निश्चित रूप से ये बार बार अंकित करता है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जो है गांधी पार्टी के चरण वंदना तक सीमित है। देखिए मैं बार बार उल्लेखित करता हूं कि देखिए जब जिला अध्यक्ष की कांग्रेस पार्टी में नियुक्ति होती है तो नियुक्ति केसी वेणुगोपाल जी की चिट्ठी के माध्यम से होता है। दीपक बैज जी केवल रबर स्टैंप बन जाते हैं। दीपक बैज जी जो प्रदेश के अध्यक्ष, उनको नहीं पता कि उनके जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, उनको तक नहीं पता। देखिए हमारे यहाँ तो समन्वय के माध्यम से होता है। मैं देखिए यही कह रहा हूं कि जब भी कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जो है गांधी परिवार की चरण वंदना तक सीमित है। देखिए रही बात रबर स्टैंप की, हम बात कर रहे थे जब यूपी का कार्यकाल था तो देखिए एक पत्रकार संजय बारू की किताब थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है किस प्रकार नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी राष्ट्रीय एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को रबर स्टैंप बनाकर 10 साल तक इस देश की जनता को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भाई आपने क्या किया, पूरे देश को ठग दिया और निश्चित रूप से रबर स्टैंप बना के रख दिया। हमने कोई रबर को, देखिए मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं, मुद्दे पर ही आ रहा हूं। हमारे यहां निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से काम करता है। इनके केवल रबर स्टैंप बना के चलते हैं। दीपक बैज जी हो चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, मैं रायपुर दक्षिण की हम बात करते हैं, किसी को नहीं पता कि टिकट कहां से आ गया। देखिए परिवारवाद की जो है परिपाटी लिखते हुए आकाश शर्मा जी अपनी टिकट लेकर आए, वही परिपाटी कांग्रेस पार्टी आगे भी लेकर रहेगी। और देखिए हमारे स्वतंत्र रूप से आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हम देखते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सहभागिता भी है और सर्वसम्मति के माध्यम से हम जो है चुनाव करवाते हैं। और कोई भी काम कहे तो निश्चित रूप से कोई भी आपत्ति चुनाव कहां हुआ, ये आपको लगता है ये इलेक्शन हुआ है? ये तो एक शख्स ने जाके नामांकन कर दिया। तो ये चुनाव तो तब होता ना जब आपके पदाधिकारी वोट करते, उसमें से नाम निकल के आता पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर। ये मैंने अपने वक्त आदरणीय अभिलाष जी, मैंने क्या कहा, भाजपा समर्पण की पार्टी है। सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को लगा कि आदरणीय किरण रिजिजू का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का हुआ है, उनके नेतृत्व में सत्ता और संगठन में बहुत अच्छा तालमेल है, समन्वय बहुत अच्छा है, संतुलन बहुत अच्छा है। इसलिए बाकी जो दावेदार थे उन्होंने निश्चित रूप से अपना समर्पण करते हुए आदरणीय किरण रिजिजू के विषय में निश्चित रूप से समर्थन व्यक्त किया है। अजय गंगवानी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताइए इस विषय पर। अजय गंगवानी जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। अभिलाष जी, स्पष्ट रूप से मेरे मित्र से आपने 2 से 3 बार स्पष्ट रूप से पूछा, क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ? क्या किसी ने वोटिंग की? क्या कोई दावेदार खड़ा हुआ? या क्या लोकतंत्र की परिभाषा को स्पष्ट नहीं समझ रहे क्या मेरे छोटे भाई? या कहीं ना कहीं जो थोपे गए निर्णय को या अधिनायकवाद को बहुत खूबसूरती से ये समर्पण की बात कह रहे हैं? तो आखिर किसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है? कि देखिए आज चैनल में बैठ के कुछ भी बयानबाजी करें, परंतु स्पष्ट उससे दिख रहा है कि 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। जो अन्य दावेदार थे आज वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट महसूस हो रहे हैं। आज उनको चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का पालन करने नहीं दिया गया। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती तो किरण सिंह जी के अलावा बाकी लोग नामांकन डालते, फिर वोटिंग होती, जिसके समर्थन में वोट ज्यादा होते वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होता, तो उसको हम कहते कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया। लेकिन ये स्पष्ट रूप से चैनल पर इस बात को स्वीकार करने का नैतिक साहस नहीं दिखाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम आज भी वो दृश्य नहीं भूले हैं जब छत्तीसगढ़ में 2000 में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होता है, तत्कालीन प्रभारी नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के जान बतानी पड़ती है कि बिजमोहन अग्रवाल के समर्थक जो है वो लगातार तोड़फोड़ करते हैं। आरोप तो लगा रहे हैं। अभिलाष जी, मेरा आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैंने तो आपको वीडियो दे सकता हूं। अभिलाष जी बैठे हैं, अभिलाष जी उस बात को बहुत अच्छा ठीक है, आप संगठनों को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वो बात हम समझ सकते हैं। जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा अजय जी। मैं महत्वपूर्ण बात एक और कहना चाह रहा हूं अभिलाष जी। अभी जो मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अभी जो मंत्रिमंडल है इनका, जिसमें से 8 नए चेहरे हैं, 4 पुराने चेहरे थे।
जबरदस्ती बृजमोहन अग्रवाल जी को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया। किस प्रकार से दक्षिण चुनाव में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अकेले रहे, माननीय सांसद आज है, स्पष्ट रूप से निर्वाचित दिख रहा सांसद है। आज भैया आप मंत्री पद से हटा दिए ना सांसद आपने। कहते हैं। मेरा निवेदन है प्रवीण जी, आप डिस्टर्ब ना करें। मैं गलत बात कहेंगे तो मैं डिस्टर्ब करूंगा। गलत तरीका है प्रवीण जी, मैं आपको किसी डिस्टर्ब ना, प्रवीण जी बोलने दीजिए प्लीज। यहाँ की जनता तो संन्यास किस प्रकार होता अविनाश है? जी मेरा एक निवेदन है, इनको शांति से बोले, मैं प्रोटोकॉल ना तोड़े मेरा। ठीक है ठीक है, देखिए आप बोलिए महत्वपूर्ण प्लीज। बात मैं कह रहा हूं, क्या जो वरिष्ठ नेता है, चाहे अमर अग्रवाल जो हो या धर्मलाल कौशिक हो, लता सेंगडी है, रेणुका सिंह है या अजय चंदाकर जी है, राजेश मूणत है, इतने वरिष्ठ नेताओं को आज लगातार साइडलाइन किया गया है। किसी को मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, आज किसी को प्रदेश अध्यक्ष के लायक नहीं माना जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से, क्या किरण सिंह देव जी के मुकाबले बाकी लोग ज्यादा वरिष्ठ नहीं है? क्या उनको ज्यादा अनुभव नहीं है विधायक का? क्या 3-3 बार के जो मंत्री हैं, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष का पद डिजर्व नहीं करते? स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप दिल्ली के एसी चैम्बर में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। आज इन्हीं के वरिष्ठ नेता लगातार सच्चिदानंद उपाध्याय कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यापारियों का कब्जा हो चुका है, परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है सर। आज इनके जो रणनीति से जुड़े, आज वरिष्ठ पत्रकार दामोदर द्विवेदी ने एक बात की, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, युवा के जो अध्यक्ष थे रणनीति सिंह जुदेव, जो भारतीय राजघराने के वहां पे प्रमुख माने जाते हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ संगठन से इस्तीफा देके दिल्ली में जाके वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से गुटबाजी अंतकल चरम पे है। आज 1 साल से ज्यादा हो गया है, ना मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं, ना निगम मंडल अध्यक्ष के पद की नियुक्ति कर पा रहे हैं। अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष बदलना नहीं था, इसी को कंटिन्यू करना था। चलिए ठीक है, ठीक है अजय जी, ठीक है ढोंग क्यों अजय जी, चलिए ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया के दाखिल क्यों किया जा रहा है? ये पार्टी में डिफरेंस, आंतरिक लोकतंत्र कैडर पार्टी जो है, अजय जी हो गया, ठीक है अजय जी, ये दिल्ली के एसी चैम्बर बैठ के अमित शाह जी निर्णय ले रहे हैं। आज ये रबड़ स्टैम्प की बात कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, हमने देखा अजय जी किस प्रकार से कठपुतली और रिमोट कंट्रोल की साकार चल रही है। विधानसभा में मंत्री अजय जी आप इमोशनल हो गए। ठीक है ठीक है, नेता की क्या सुनेंगे? ना अजय जी ठीक है, मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है, ये प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये अजय जी आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं शायद। तो ये रिमोट कंट्रोल रबड़ कंट्रोल सरकार है। अजय जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? ये दिख रहा है यहाँ पे, लग रहा है अजय जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। जी जी, मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूँ। मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। राम अवतार तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब ये जो नई टीम है, क्योंकि कप्तान तो पुराने हैं, टीम नई है, तो ये जो टीम है ये क्या निकाय और उस चुनाव को लेकर के आपको लगता है कि उम्मीद है कि अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता जिसकी होती है निकाय चुनाव पर ज्यादातर उसी का प्रभाव देखने को मिलता है। अभिलाष जी, पहला तो जो चुनाव प्रक्रिया है जी, भाजपा का हो कांग्रेस का हो, दोनों में दिनों दिन जो चुनाव की प्रक्रिया संगठन की हो रही है, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, प्रजातंत्र है, नहीं है तो कितना है? यह सब दिल्ली आला कमान पर निर्भर हैं, उसके अनुसार हो रहा है। दूसरी बात जो है, अब एक नई टीम आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा ने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर नए लोगों की नियुक्ति की है। उसमें उम्र का बंधन, उसके कामकाज कैसे हैं, ये देखते हुए एक नई पीढ़ी खड़ा करने की कोशिश की है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आगामी दिनों जो नई टीम आएगी किरण देसे के साथ, वो नए युवा, तेज तर्रार युवा होंगे, जो आगामी 20 साल तक भाजपा को चलाने में सक्षम होंगे। और पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है कि अब पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, इन चुनाव में भी नई राजनीतिक पौध तैयार की जाए, युवा लड़कों को दी जाए और ये पुरानी टीम की विदाई दी जाए और नया युवा खड़ा हो पाए, जो पार्टी को मजबूत करे, पार्टी को जोड़ के रखे और संगठन को बेहतर बनाए, जो रीति नीति के अनुसार काम करे। तो अभी जो भाजपा संगठन के सारे प्रमुख नेता हैं, वो पूरी निगाह रखे हुए हैं संगठन चुनाव पर, गतिविधियों पर, कि किसको कितना आगे बढ़ाना है, कैसे तवज्जो देना है। क्या किरण सिंह देव जी के साथ साय जी और बाकी कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो भी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं संगठन के लोगों के साथ साथ? या जो जिस तरह से बृजमोहन जी के लिए कहा जाता है कि वो
थोड़ा सा बिल्कुल। खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, ऐसे ऐसे नेताओं की लिस्ट भी है उनके कामकाज को लेकर? देखिए, किरण देव जो है समन्वयवादी चेहरा है, समन्वयवादी सोच है, और मैंपना नहीं है, अपना गुट चलाएंगे या इसको तवज्जो देंगे उसको तवज्जो देंगे, ये छोड़कर पार्टी संगठन को और सरकार को एक बेहतर तालमेल के साथ काम करके कैसे सरकार को सफल बनाए। जो बहुत मजबूती से योजनाएं चल रही है मोदी की गारंटी, उसको कैसे सफल करेंगे। जी। पंचायत चुनाव को लेकर नाराजगी है, उसको कैसे ठीक करेंगे। नगरीय प्रशासन के चुनाव में अभी आधे जगह से ज़्यादा जगह में कांग्रेस कब्जा है, फिर कैसे कांग्रेस आ पाएगी, कांग्रेस की जगह भाजपा आ पाएगी। तो ये एक कड़ी चुनौती किरण देव के सामने रहेगी कि कैसे पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना ठीक है है। सर, ठीक है। क्योंकि जब सत्ता रहता है तो संगठन कमजोर हो जाता है, संगठन का महत्व कम कर दिया जाता है और सत्ते को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ऐसे समय में सत्ता और संगठन दोनों बेहतर खड़ा हो पाए, इस दिशा में काम कैसा होगा देखने लायक होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी ने नई टीम बनाई है, नए कप्तान, पुराने कप्तान को फिर से जिम्मेदारी दी है, कांग्रेस को भी अब अपनी रणनीति जरूर तौर पर बदलनी होगी, क्योंकि निकाय चुनाव जो आएंगे उसमें जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी हो जाएगा ताकि खोया हुआ विश्वास कांग्रेस हासिल कर सके। अब बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम से चुनाव, फिर बैलेट पेपर, फिर ईवीएम पर चुनाव आ गए हैं। ये आरोप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आपको चुनावों में प्रदर्शन तो करना ही होगा। जहां जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वहां वहां वो संगठन को भी मजबूत करने में कामयाब हुई है। तो देखते हैं कि किसका संगठन किस पर भारी पड़ेगा। फिलहाल तो इंतजार ही किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी जी, प्रवीण साहू जी और रावणतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।